आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। तो बजट के इतिहास से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे बजट का दूसरा भाग। मैंने बताया था कि हम बजट को दो तरह से पढ़ेंगे, एक पॉलिटी में पढ़ेंगे और फिर एक इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो बजट का वो भाग जो संविधान में पढ़ना है उसकी बात आज हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद बजट का इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं बजट संविधान में क्या है। तो संविधान में क्या बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वह क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ था अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और दिया था इनमें से कोई नहीं। सभी लड़कों ने अनुच्छेद 112 करके चले आए, सबको लगा कि सही है, लेकिन जब आंसर किया है तो पता चला कि इनमें से कोई नहीं का आंसर था। क्यों? क्योंकि बजट शब्द का इस्तेमाल आपका संविधान में कहीं किया ही नहीं गया है। तो फिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया? बजट शब्द की जगह पे इस्तेमाल हुआ है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 112 में क्या है, तो बजट ना कहकर आप क्या कहेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल हुआ है बजट के स्थान पे। तो बजट किसे कहते हैं, पहले हमें देखते हैं। तो क्या होता है, आय और व्यय का जो आय और व्यय जो होता है उसी के विवरण को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट एक बोलचाल के आम बोलचाल की भाषा है। बजट केवल सरकार का नहीं होता, हम मेरा आपका हम सभी का बजट होता है। जैसे सभी के कुछ आय के स्रोत होते हैं, कुछ व्यय होते हैं, और उसी का हम जब विवरण देखते हैं तो क्या होता है, उसी को हम बजट कहते हैं। तो अब संविधान में देखते हैं बजट के बारे में क्या कहेंगे। तो संविधान में कहता है क्या कि भारत सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि आपकी प्राप्तियां क्या है, आय क्या है और खर्चे क्या है, उसी को हम क्या कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका बजट हो जाएगा। बजट हमेशा दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। एक जो भाग रहता है उसमें केवल आय के स्रोत दिखाए जाते हैं कि आय के स्रोत क्या क्या है। दूसरे भाग में व्यय को दिखाया जाता है कि व्यय में कहां पे व्यय किया जाएगा, राइट। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है तो बजट में क्या क्या शामिल होता है। तो बजट में निम्नलिखित चीजें शामिल होती है। जो आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा देता हूं। यहाँ पे बजट में सबसे पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां। अर्थात जो राजस्व एवं जो पूंजी की जो अनुमानित प्राप्तियां है, तो प्राप्त कहां से हो रहा है, इसका एक अनुमान लगाया जाता है कि कितनी प्राप्तियां हो सकती है। क्योंकि जब तक आपके पास आय, हमारे पास कितना आय आने वाला है, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि हमें खर्च कितना करना है। तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या होता है बजट को बनाने में, सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि हमारे पास अनुमानित कितना धन आने वाला है, और उसके बाद लिखा जाता है कि जो धन हमारे पास आ रहा है उसके साधन कौन कौन से, अर्थात जो राजस्व हमें प्राप्त होने वाला है या राजस्व को बढ़ाने के कौन कौन से उत्पादन कैसे साधन है। अर्थात हमें अपने आय को बढ़ाना हो तो हम कैसे आय को बढ़ा सकते हैं। वैसे भारत सरकार भी देखती है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए उत्पादन और साधन क्या क्या है। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद खर्च का अनुमान लगाया जाता है कि हमें इस वित्तीय वर्ष में खर्च कितना करना है, इसका एक अनुमान लिया जाता है। फिर क्या होता है कि वार्षिक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। अब क्या पहले हमने देखा क्या अनुमानित प्राप्तियां क्या है, राजस्व बढ़ाने के उत्पादन एवं साधन क्या है, फिर हमें खर्च का अनुमान निकाला। फिर फोर्थ स्टेज पे क्या होता है, जो प्राप्तियां और खर्च होता है उसका एक विवरण बना लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति बनाई जाती है, जिससे इसमें कर हो गए, टैक्स वैक्स जो भी आते हैं तो सब इसी में आ जाते हैं। यानी कुल आपके 5 चरण में एक बजट का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अनुमानित प्राप्तियां, एक अनुमान लगाया जाता है हमारे पास कितने राजस्व आ सकते हैं और राजस्व को बढ़ाने के और कौन कौन से हमारे पास उपाय हैं। फिर अनुमान लगाया जाता है खर्चा कितना हो सकता है। फिर उनका एक तरफ आय और एक तरफ खर्च का क्या किया जाता है, विवरण किया जाता है। और फिर आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए क्या किया जाता है, अपनी नीतियां बनाई जाती है। तो फिर बात ये आती है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो क्या होता है, हर एक देश का एक वित्तीय वर्ष होता है। जैसे हमारे भारत है, भारत सरकार का भी एक वित्तीय वर्ष है जो कि आपका दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो फिर आती है कि बजट को पेश कौन करेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिसे भी चुना जाता है वही बजट क्या करता है, वहां पे संसद में प्रस्तुत करता है। जैसे अनुमान मैक्सिमम ये होता है कि जो बजट पेश करने वाले होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित रहते हैं तो बजट को कोई भी पेश कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जिसे चाहे उससे बजट पेश करवा सकता है। तो जो आपने देखा होगा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। तो जब बजट पेश किया जाता है
तो उसमें क्या होता है, क्या उसी टाइम सारे धन का वितरण हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब बजट को पेश किया जाता है तो यहाँ पे भी 6 चरण होते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले बार जो आगे के जो 1 फरवरी को जो होता है वो एक तरह से आम भाषण होता है। जो वित्त मंत्री होते हैं सबसे पहले आते हैं, एक भाषण देते हैं और फिर बजट को प्रस्तुत करते हैं, और उसी को कहा जाता है क्या, बजट का प्रस्तुतिकरण। यानी कि पारित होने की प्रक्रिया जो होती है कुल 6 तरीके से होती है। पहले क्या होता है, पहले संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। जब बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो जो हमारे कुछ अत्यधिक विद्वान मंत्रीगण हैं इस पे बहस करते हैं। अब क्या बहस करते हैं भगवान जाने, आपको ही पता है कितने विद्वान हैं। तो जो हमारे आम विद्वान जो मंत्रीगण है वो क्या, इस पे बजट इसमें बहस करते हैं और इसी को कहा जाता है आम बहस। तो ये कब होता है, जब बजट को प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद 3-4 दिनों तक लगता है, क्या होता है, इस पे बहस चलती है। और जब इस पे बहस हो जाती है फिर क्या होता है, संसद को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और जब संसद को स्थगित कर दिया जाता है तो जो बजट पेश हुआ रहता है संसद में, तो जो समितियां होती हैं वो उनकी जांच करती हैं, क्योंकि हमें पता है, उनको भी पता रहता है कि काफी विद्वान लोग हैं, बहस किए हैं, तो उसके लिए चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर चर्चा कौन करेगा, तो जो विभागीय समितियां होती हैं वे उस पर क्या करती हैं, उसकी जांच करती हैं। और जब वे उसकी जांच करती है, जब जांच पूरा हो जाता है, फिर से क्या होता है, अनुदान की मांग के लिए एक मतदान होता है। और जब पूर्ण मतदान हो जाता है तो मांग क्या होता है, अनुदान में बदल जाता है। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत पैसे निकल जाएंगे, उसके बाद एक विधेयक आता है जिसको कहा जाता है विनियोग विधेयक। फिर विनियोग विधेयक को क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। और जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक बजट में जो भी दिखाया गया है, जो भी प्रस्तुत किया गया, एक भी पैसा संसद से नहीं निकल सकता है। जो हमारी संचित निधि से एक पैसा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए विनियोग विधेयक को पारित करना जरूरी होता है। और उसके बाद क्या होता है, वित्त विधेयक को पारित करना होता है। तो ऐसे कुल हमारे क्या होते हैं, 6 स्टेज होते हैं। और इसमें तब जाकर क्या होता है, बजट को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि 1 फरवरी को जो हुआ है केवल एक भाषण है, और वहां पे जो कि वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है, अब उस पर अब आम बहस चलेगी, और उसके बाद क्या होगा, समितियों द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाद उस पर एक मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक लाया जाएगा, और लास्ट में एक होता है वित्त विधेयक। तो विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे क्या होता है विनियोग विधेयक, क्या होता है वित्तीय विधेयक। अब हम इसके अलावा हम बात करने वाले इसी में कुछ और जो टर्म आते हैं हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि बजट के अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है, लेकिन अब हम देखेंगे कि बजट हमें क्या होता है, पूरे 1 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात आय और व्यय का जो विवरण होता है वही बजट होता है, जो कि पूरे 1 वर्ष के लिए होता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि मानिए कि जो चुनाव होता है वो होता है आपका मई जून में, और फरवरी में बजट पेश किया जाता है। अब मानिए जब फरवरी में बजट पेश किया जाएगा और मई जून तक चुनाव हो जाता है, तो फिर ऐसे समय पे क्या किया जाएगा, यानी पूरे 1 वर्ष का बजट तो हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थान पे क्या होता है, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो है कुछ टाइम बाद एक चुनाव होने वाला था, जो सरकार बजट 3 से 4 महीने तक के लिए ही पेश करती है, तो कर सकती है, तो ऐसे समय के लिए एक बजट आता है और उस बजट को कहा जाता है अंतरिम बजट। यानी हम कह सकते हैं कि बजट हमेशा सरकार, एक गवर्नमेंट 5 साल की होती है, कोई भी पार्टी है 5 साल की अपनी सरकार बनाती है, तो 4 साल तक तो वो आम बजट पेश करती है, अर्थात पूरे 1 वर्ष का बजट पेश करती है। लेकिन जो 5वां वर्ष होता है उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला होता है, यानी कि पूरे साल का तो वो बजट बना नहीं सकती है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जो इस समय गवर्नमेंट है, अब पता नहीं कि चुनाव पर वो आएगी कि नहीं आएगी, उसको भी नहीं पता। तो अगर माने कि वो गवर्नमेंट नहीं आती है तो एक नीति ये कहता है कि हम अपना बनाया हुआ बजट क्यों दूसरे पे थोपे, और इसीलिए क्या बोला गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया अंतरिम बजट का। अंतरिम बजट आपके संविधान में कहीं भी इसकी बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अंतरिम बजट की संविधान में बात की गई है, तो संविधान में कहीं भी अंतरिम बजट की बात नहीं की गई है, इसके लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो क्या होता है, जब सरकार पूरे 1 वर्ष के लिए नहीं बल्कि मात्र कुछ महीनों के लिए ही बजट बनाती है, तो उसी को कहा जाता है अंतरिम बजट। अक्सर कब आता है, हमेशा चुनावी वर्ष में ही आता है। जैसा भी देखे होंगे आप, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो जब 2024 में चुनाव होने वाला है तो फिर फरवरी में जब बजट पेश किया जाएगा तो कब से होगा, मात्र अप्रैल मई जून जुलाई तक के लिए पेश किया जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है कि 2024 के बाद पता नहीं अब मोदी जी पुनः आएंगे कि नहीं आएंगे, ये नहीं हमें पता। तो अब नहीं आएंगे तो वो आने वाली दूसरी गवर्नमेंट पे अपने बजट को थोप नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, मात्र 3 महीने या 4 महीने के लिए बजट लाएंगे, और उस बजट को क्या कहा जाएगा, अंतरिम बजट कहा जाएगा, जो कि मात्र कुछ महीनों के लिए होती है। इसमें आय तथा व्यय दोनों पर चर्चा होती है।
अर्थात इसमें भी जैसे हम आम बजट लाते हैं पूरे वर्ष के लिए, यहाँ पे भी 3-4 महीने के लिए ही बजट आएगा, जिसमें आय और व्यय दोनों पर चर्चा होती है और इसी को मिनी बजट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन को पूछा गया था कि मिनी बजट किसे कहते हैं, तो मिनी बजट क्या होता है? मिनी बजट जो अंतरिम बजट होता है उसी को हम मिनी बजट भी कहते हैं। इसकी बात संविधान में कहीं नहीं की गई है और इसमें भी संसद से हमें आवश्यकता पड़ती है, संसद से हमें क्या होता है, संसद से बात करनी पड़ती है, अर्थात वहां पे चर्चा करनी पड़ती है कि हम पैसे को निकाल सकें। आपने सुना होगा कभी कभी लेखानुदान, तो लेखानुदान क्या होता है? जैसे आपका अंतरिम बजट होता है वैसे ही लेखानुदान भी होता है। अर्थात जो लेखानुदान होता है इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है, अर्थात जिस वर्ष चुनाव होने वाला उस वर्ष लेखानुदान भी लाया जा सकता है। ये भी कुछ महीनों के लिए ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर क्या होता है, तो अंतरिम बजट और लेखानुदान में बस इतना अंतर होता है कि जब अंतरिम बजट आता है तो आय तथा व्यय दोनों पे चर्चा होती है, जैसे कि आम बजट में होती है, लेकिन लेखानुदान में केवल व्यय की चर्चा की जाती है। अर्थात उसमें केवल इतना बता दिया जाएगा कि हमें इतने खर्चे की आवश्यकता है। अर्थात जैसे मानिए कि चुनाव होने वाला है तो जो भी पेंशन या फिर सैलरी जो भी निकालना होता है तो बात होती है कि देखिए इतना पेंशन देना है, इतनी सैलरी देनी है, तो जो केवल खर्चे की बात की जाती है, आय के स्रोत क्या होंगे 3-4 होंगे, उस पर कोई बात नहीं की जाएगी। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी एडवांस भुगतान भी कहा जाता है, यानी कि हम ये नहीं पता कि आय आएगा कि नहीं आएगा, आय का कोई स्रोत है कि नहीं है, लेकिन हम व्यय कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एडवांस भुगतान कहा जाता है। लेकिन इसकी चर्चा की गई है कब? अनुच्छेद 116 में। अर्थात ये कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 112 और 113 के तहत यदि हम बजट नहीं पेश कर पाते हैं तो हम कौन सा बजट लाएंगे? तो हम लेखानुदान लाएंगे, वोट ऑन अकाउंट लाएंगे, ठीक है। और इसमें विनियोग विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो ये लेखानुदान है इसमें पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें बता दें कितना खर्चा चाहिए तो संसद में इस पर चर्चा होगी और खर्चा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आम बोलचाल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। हमने पहले बात किया बजट के बारे में, फिर हमने बात किया कि अंतरिम बजट और लेखानुदान। तो हम कह सकते हैं, मानिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कि कोचिंग है, एक कोचिंग संस्थान है, वहां पे कोचिंग संस्थान का कोई मालिक होगा, वहां पे बहुत सारे टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, कई लोग वहां पे होंगे। तो क्या होगा, माने कि वहां पे सुबह से शाम तक के, जैसे कि एक दिन होता है, वहां पे सुबह में 10 बजे आया, वहां पे कार्यकर्ता जो भी हुए आए वहां पे 10 बजे, शाम को 8-9 बजे तक चले गए। तो क्या होता है, जब पूरे दिन का, जब रात शाम को जाएगा व्यक्ति, तो शाम को जाएगा तो बताएगा सर देखिए आज इतने बच्चों का एडमिशन हुआ है और इतना हमें खर्चा किया है, जो भी चाय पानी डस्टर जो भी लाने में खर्चा हुआ है ना, कि ये हमारा आय है और ये व्यय है। तो पूरे दिन का खर्चा लेकर चला गया था तो हम उस पर 1 साल मान लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। माने कभी कभी क्या हुआ, जो व्यक्ति वहां पे बैठता है रिसेप्शन पे, वो क्या बोला कि उसको अचानक से दोपहर के बाद कहीं जाना पड़ गया, जैसे सुबह में आया और दोपहर में अचानक से कॉल आ गया कि उसको कहीं आवश्यकता कुछ जरूरी पड़ी, जाना पड़ा उसको, तब क्या होगा? जब ऐसा होता है तो केवल शाम तक अर्थात आधे दिन का आय और व्यय का जो भी खर्चा होकर देकर चला जाएगा। तो जो आधे दिन का केवल करेगा वही क्या हो जाएगा? अंतरिम बजट हो जाएगा, अर्थात कुछ महीने के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, यानी पूरा नहीं कवर कर पाएगा। कभी कभी क्या हो, माने कि वो वहां बैठा हुआ, अचानक से कॉल है, बहुत इमरजेंसी हो गया, अब उसको पता लगा उसको 1,000 या 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो क्या कहेगा? सर ऐसे मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है, मैं आकर के बताऊंगा कि आय क्या था, यानी उसने आय का कोई स्रोत नहीं बताया कि कितना पैसा आज आया है, उसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन वो 10,000 रुपए एडवांस लेकर चला गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को लेखानुदान कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा हम आगे भी जो वीडियो लाएंगे तो पॉलिटिक्स रिलेटेड 2-3 और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि इसमें समझ में आया होगा। यदि कोई कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।